हाँ, तो मैं बोल रही थी कि आपको सिलेबस का आइडिया है। सिलेबस और जैसे आपने पहले भी एग्जाम दिया है तो आई होप आपको पता होगा कि किस तरीके का अभी जो रिसेंटली हुआ था एग्जाम, वो दिया था आपने। यस मैम, अभी जो इस लास्ट वीक रिजल्ट आया था वो दिया था। वही वही, कितना स्कोर किया था, कुछ बता सकते हो? मैम 140 था। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। जीआरएफ टारगेट है ना आपका? यस मैम। ठीक है, तो उसके लिए टारगेट अच्छा बनाना पड़ेगा, जैसे 40+ इन पेपर 1 और यस। 70+ इन पेपर 2, क्योंकि पेपर 1 भी उतना ही जरूरी है जितना पेपर 2 है। ठीक है, तो 10 यूनिट्स है, पूरी यूनिट्स कवर करेंगे हम, विद क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप लोग उधर से पूछोगे। ठीक है, लेकिन इंटरेक्टिव होगा सेशन। ठीक ठीक है, है तभी मैम। मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। तो यस फर्स्ट मैम। यूनिट है, जैसे जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो बाकी 9 यूनिट्स हैं उनका मीन्स वही है। फर्स्ट का नाम ही क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। कि हमें सबसे पहले पता हो कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। किसी और ने भी ज्वाइन किया, जियोमी। अच्छा, आप अपना नाम बता देंगे आपका, क्योंकि नाम नहीं आ रहा है ना? और वीडियो ऑन कर लीजिए। आंटी जम्मू लिखी हुई तो आंटी में लिखी हुई है। तुम डायरेक्ट कह रही हैं बता नहीं। मैंने मैं क्लास ऑन की थी ना, ध्यान नहीं करती। हेलो, किसी ने ज्वाइन किया है अभी? तो चलो ठीक है, तो मैं बोर्ड शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जो हमारा इंट्रोडक्शन टाइप जो फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर हमें पढ़ना है कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है एनवायरमेंटल साइंस की। क्या होता है एनवायरमेंटल साइंस? एनवायरमेंट क्या होता है, पहले बताओ मुझे। Ma'am, basically where our biotic and abiotic components are present and they interact with each other. ठीक है, तो जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हमें इफेक्ट करिए, इट कैन बी बायोटिक और इट कैन बी एबायोटिक, कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज हमें अफेक्ट करिए दैट इज आवर एनवायरमेंट, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, हर एक का मीन्स हमारे तो एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है बेसिकली, देखो एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है, 4 स्फीयर होते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज आएगी? हाइड्रोस्फीयर क्या चीज, कौन सा पार्ट होगा हमारे अर्थ का? स्फीयर मीन्स जो हमारा अर्थ है। ठीक है, उसके बाद है लिथोस्फीयर एंड देन बायोस्फीयर। ओके, एटमॉस्फेयर जो भी गैसेस या जो भी एयर वाला पार्ट हमारे सराउंड में है दैट इज द एटमॉस्फेयर, है ना? एयर या फिर गैसेस, क्योंकि एयर किस चीज की बनी होती है? बनी गैसेस की होती है। हाइड्रोस्फीयर जो वाटर वाला पार्ट है, ठीक है, जो वाटर बॉडीज है, ओशंस, लेक्स, रिवर्स, कुछ भी है जो भी हमारा लैंड एरिया वाटर से कवर है दैट इज द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद है लिथोस्फीयर जो रॉक्स वाला पार्ट है। ठीक है, एंड बायोस्फीयर जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर के अंदर ये तीनों चीजें आ जाएंगी, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे ऐसे हमारे बैक्टीरिया रहते हैं जो लिविंग है ना? उसके बाद जो हाइड्रोस्फीयर है उसके अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं जो प्लांट वाटर बॉडीज के अंदर होते हैं, कोई भी रिवर या लेक हो गई। लिथोस्फीयर रॉक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लिविंग होती है। तो ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर, हमें इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है बेसिकली, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर समझ आएगा तो आगे हम पॉल्यूशन भी समझ पाएंगे कि एयर का पॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे गैसेस मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो ये सारी चीजें हमें तभी समझ आएगी अगर हमें पता होगा कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर का क्या स्ट्रक्चर होता है, लिथोस्फीयर का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं और क्या कंपोजिशन होता है उनका? सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में? कमेंट्स मीन्स ये जो यहाँ पे ना चैट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज तो बोल के ही आप मुझे बता दो। मैम नाइट्रोजन। हाँ, कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन? आई थिंक 71। 78। ठीक है, 78.8% होता है। तो आप इसको जो ये परसेंट है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गैस का कितना परसेंट होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? मैम बर्निंग, बर्निंग कैन बी देयर बिकॉज। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, उससे बर्निंग होने के चांसेस है, क्योंकि जहां पे भी ऑक्सीजन होगी तो वहां पे कंबशन या फिर बर्निंग के चांसेस
ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो थोड़ा सा आप लोग मुझे बताओ कौन कौन सी लेयर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स। पढ़िए लेयर्स कौन कौन सी होती है। मैम ट्रोपो, स्ट्रेटो, ओके, सबसे नीचे कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर। आफ्टर दैट स्ट्रेटो, ओके, उसके बाद मैम मीजो, फिर थर्मोस्फियर, ठीक है, आयनोस्फियर भी होती है, और उसके बाद आती है एक्सोस्फियर, ठीक है। अच्छा, ये किसने ज्वाइन किया है, Xiaomi करके जो है, आपका नाम शो नहीं हो रहा है मुझे ना इसमें। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तो देखो इसमें अगर हमें ट्रोपोस्फियर की, सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर को डिस्कस करेंगे दीक्षा। तो देखो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है इसकी। बताओ लेयर का मतलब क्या है, किस चीज, क्या चीज से हमने इनको वो किया डिफरेंशिएट, हाइट है इनकी कुछ, है ना। अगर हम Yes, सी लेवल से देखें तो इसकी हाइट है 0 to कितनी हाइट होती है ट्रोपोस्फियर की। मैम 12, देखो ये 10 और 12, तुमने कहीं देखा होगा कि 10 लिखा होता है, कहीं होता है 12। इसका मैं रीजन बताऊंगी कि 0 to 10 कहाँ पे होती है और 0 to 12 कहाँ पे होती है, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर, ये कितनी होती है, 10 to 50 किलोमीटर, yes मैम, ठीक है। उसके बाद 50 to, बताओ कितना होता है, 50 to 80 किलोमीटर। yes मैम, उसके बाद कितना होता है थर्मोस्फियर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ट्रोपोस्फियर के बारे में। जैसे अभी तुमने मुझे बताया कि 0 to 12 इसकी हाइट होती है, बट कहीं पे तुम देखोगे कि 0 to 10 होती है। तो 0 to 10 जो हाइट होती है ना ट्रोपोस्फियर की, वो होती है पोलर एरियाज में, और 0 to 12 होती है इक्वेटर में। इसका एक रीजन है, देखो इक्वेटर में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। yes, तो जो गैसेस होंगी वो ज्यादा हाइट तक, क्योंकि ये सारी लेयर जो है हमारी किस चीज की बनी है, गैसेस की बनी है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सारी गैसेस प्रेजेंट है। तभी हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंशिएट किया है। इनके अंदर गैसेस है, कुछ ऐसे कोई सॉलिड पार्ट नहीं है कि तुम्हें, अगर तुम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि भाई हाँ ये चीज यहाँ पे कुछ लेयर है, ऐसा नहीं है। ये सारी क्या है, गैसेस की बनी है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की बनी हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रोपोस्फियर की बात करूं, तो देखो पोल्स में इसकी हाइट क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जहां पे भी हमारा कोल्डर रीजन होगा वो क्या होगा, ज्यादा डेंसिटी होगी ना उसकी। yes मैम, और अगर जो हॉटर रीजन होगा, जहां पे वार्म टेम्परेचर होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी। सो लो डेंसिटी होने की वजह से वो गैसेस ज्यादा हाइट तक मूव कर सकते हैं। दैट इज वाई जो इक्वेटर पे हाइट जो होती है ट्रोपोस्फियर की 0 to 12 होती है, और पोल स्पेस की 0 to 10 तक ही होती है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे, और अच्छा बताओ, जो हमारे सारे वेदर फिनोमिना होते हैं लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारे कौन सी लेयर में होते हैं, मैम ट्रोपो में ही होते हैं, ट्रोपो में होते हैं, ठीक है। सारे वेदर फिनोमिना कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे, ठीक है। मीन्स जो भी क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह सब चीजें ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। 0 to 10 किलोमीटर की जो हाइट होती है, इसी के अंदर सारे वेदर फिनोमिना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, वेदर फिनोमिना कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद मुझे ये बताओ, अच्छा जो क्लाउड्स होते हैं किस चीज के बने होते हैं, मैम वाटर, वाटर के नहीं, देखो क्लाउड्स जो बने होते हैं ना, वो वाटर वेपर प्लस वाटर वेपर प्लस फ्यू डस्ट एयर, पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्योंकि सारा डस्ट पार्टिकल हम लोग एंथ्रोपोजेनिक, उससे ही आता है, ट्रोपोस्फियर में ही सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। वाटर वेपर उसके साथ जब कंडेंस होके
जब वाटर वेपर कंडेंस होती है तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आके चिपक जाते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन। दैट इज व्हाई ट्रोपोस्फेयर में ही सारे क्लाउड्स होते हैं हमारे, इसीलिए वेदर फिनोमिना भी सारे हमारे कहाँ पे होते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। अच्छा, जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? मैम विद हाइट तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर। ओके, देखो जब भी हम ऊपर जाएंगे, हम ट्रोपोस्फेयर में 0 से जब मैं 10 की तरफ जाऊंगी तो टेम्परेचर, आपने क्या बताया, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज के डिक्रीज? मैम टॉप पे तो डिक्रीज होगा ना। हाँ ठीक है, तो अभी हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी हम ट्रोपोस्फेयर में हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा, देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये डिक्रीज होता है उसकी, क्योंकि जैसे जैसे तुमने देखा होगा, जैसे जैसे हम किसी हिली एरिया में जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। जब लैप्स रेट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर हाँ जी। विद हाइट। हाँ जी। अच्छा, अब लैप्स रेट ना दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव लैप्स रेट, एक होता है नेगेटिव लैप्स रेट। यस मैम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मैम जब टेम्परेचर के साथ आपका हाइट के साथ हाइट के साथ टेम्परेचर जब आपका डिक्रीज होगा तो दैट इज पॉजिटिव लैप्स रेट, और जब नेगेटिव लैप्स रेट कब होता है, जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए विद हाइट, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, और नेगेटिव लैप्स रेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। करेक्ट? ओके, वही होता है हमारा इन्वर्जन, क्योंकि इन्वर्जन आपको पता होना जरूरी है, तभी आप एयर पोल्यूशन को भी समझ पाएंगे आगे। मैम तो नॉर्मल लैप्स रेट किसे कहेंगे हम इसमें? नेगेटिव, नॉर्मल, पॉजिटिव को, पॉजिटिव। पॉजिटिव इज नॉर्मल ना, जो आपका नेचुरल है। हाँ ठीक है, पॉजिटिव लैप्स रेट इज द नॉर्मल, क्योंकि विद हाई टेम्परेचर डिक्रीज ही होता है वो। इन्वर्जन कंडीशन अगर ट्रोपोस्फेयर में हो गई तो इट इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो हमारे जो नेचुरल चीज है वो पॉजिटिव लैप्स रेट है, दैट इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट। तो ट्रोपोस्फेयर में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है इसमें बेटा, -50 टू -60 डिग्री तक चला जाता है। अगर हम 0 से 10 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे तो इतना डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। ओके, उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर। अब हम स्ट्रेटोस नोट डाउन कर लिया तो हम नेक्स्ट टाइम चेंज कर लेती हूँ। मारिया, मारिया कोई है ना इसमें, मारिया? जी जी मैम। ओके ओके, आपको समझ आ रहा है ना, आवाज मीन्स कोई जी जी। लैंग्वेज में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं 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 मैम, आ रहा है। ओके, आपका वीडियो तो ऑन, वीडियो ऑन है कि ये कोई फोटो लगा है, पता नहीं, क्योंकि अभी तो रात हो गई है शायद। जी मैम। अच्छा, मेरे को आपकी शक्ल नहीं दिख रही ना इसलिए, चलो कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट मैंने बताई थी कितनी होती है, 12 टू 50 किलोमीटर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर लेयर इतना इंपोर्टेंट क्यों है, क्या होता है इसके अंदर ऐसा? बिकॉज इट कंटेन्स ओजोन। ओजोन लेयर। ओके, और ओजोन लेयर सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं, ये मेरी क्या है, स्ट्रेटोस्फियर लेयर है 12 टू 50 किलोमीटर। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी तो जब 12 टू 50 किलोमीटर कौन सी लेयर आ जाएगी, स्ट्रेटोस्फियर। और क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओके, अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे देयर इज अ इंक्रीज इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ना। क्यों इंक्रीज होता है इसमें, किसी को पता है? कोई आइडिया है क्यों इंक्रीज होता है इसमें टेम्परेचर? ओके, मैं बताती हूँ, देखो ओजोन लेयर का क्या काम होता है, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन कितने तरह की होती है, 3 मैम। कौन कौन सी होती है, यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी
सी। ओके, यूवीए की वेवलेंथ कितनी होती है? कोई आइडिया है? ओके, यूवीसी की बता दो। थ्री 400 नैनोमीटर ए। ओके, 280 to 320, और ये होती है 200 to 280। ठीक है, और एक और होती है हमारी बेटा वैक्यूम यूवी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, वो 100 to 200 होती है। ओके, एक और तरह की वैक्यूम यूवी होती है, वैक्यूम उसको बोलते हैं। अब देखो मेरे को एक चीज बताओ, जिस भी चीज की वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? मैम कम होगी। क्योंकि हमें पता है देयर इज अ रिलेशन दैट इज hc बाय लैम्डा। ओके, एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। दिस इज द एनर्जी। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने बताया यूवीए की वेवलेंथ कितनी है? 320 to 400 नैनोमीटर। इट मींस इसकी एनर्जी कैसी होगी? कम होगी। हाँ जी। यूवीबी की एनर्जी भी कम होगी, बट यूवीसी की एनर्जी कैसी होगी? हाई होगी। ओके, अब जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है? देखो, जो हमारी इन तीनों यूवी में से ओजोन लेयर कौन सी को एब्जॉर्ब करती है? यूवीसी, टोटल यूवीसी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यूवीबी कुछ पार्ट उसका खाली एब्जॉर्ब होता है, और यूवीए बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती, वो डायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है। ओके, इट कम्स टू द एटमॉस्फेयर। तो जो यूवी ओजोन लेयर है वो किसको एब्जॉर्ब कर रही है? ओनली यूवीसी एंड सम पार्ट ऑफ यूवीबी। अब देखो बेटा, आप जब अगर कोई भी लेयर है, दिस इज द लेयर, दिस इज द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर, और जहां पे ओजोन प्रेजेंट है, अगर ये यूवी सी को एब्जॉर्ब कर रही है, इट मींस इट इज एब्जॉर्बिंग द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस ना, करेक्ट? सो इफ इट इज एब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन, अगर वो इतनी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करी, तो इट मींस दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फियर। Okay, this is the main reason, because the ozone, the layer, that is ozone layer, which is present in the stratosphere, it absorbs the UVC which has high energy. Okay, तो इस वजह से वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जो यूवीए और यूवीए जो हमारी एटमॉस्फेयर में आते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर तक आते हैं, हमारे पास तक आते हैं, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है। ओके, करेक्ट? तो ये रीजन होता है इसका कि यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर कोई भी पूछे तो आई होप अब आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। उसके बाद आती है हमारी थर्ड लेयर, दैट इज अ मीजोस्फीयर। ठीक है, ये कहां तक होती है हमारी? 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर होता है, -100 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर आती मीजोस्फीयर का बस यही फिनोमिना है कि इसमें अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि इन एटमॉस्फेरिक लेयर में सबसे कम टेम्परेचर कौन सी लेयर में होता है, दैट इज द मीजोस्फीयर लेयर। ओके, उसके बाद आती है हमारी थर्मोस्फीयर। ओके, थर्मोस्फीयर क्या होता है? जो 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर से अबव जो प्रेजेंट होती है, दैट इज द थर्मोस्फीयर। ओके, अब देखो, जो हमारे रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो कौन सी लेयर की वजह से होते हैं? क्योंकि थर्मोस्फीयर के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे? बताओ कौन सी लेयर की वजह से होते हैं? आयंस होते हैं हमारे थर्मोस्फीयर में ना, इसलिए इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। So what is the importance of ionosphere? It helps in radiating the radio signals. ठीक है,
उसके बाद आती है हमारी एक्सोस्फीयर की, अगर मैं बात करूं, दैट इज फ्रॉम 550 to 1000 किलोमीटर। ओके, इसमें क्या होता है, हमारी जो गैसेस है ना वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। गैसेस आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ओके, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अब देखो ये इतनी ज्यादा हाइट पे है एक्सोस्फीयर की, वहां पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम होगा तो हमारे वहां पे गैसेस की डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नेटोस्फीयर, जो अबव 1000 किलोमीटर जो भी हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है, दैट इज द मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर का क्या काम होता है, मैग्नेटोस्फीयर का यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, ऑरोरा बोरियलिस। पता है आप लोगों को क्या होता है ऑरोरा बोरियलिस? नो मैम। जब देखो मैग्नेटोस्फीयर में ना, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं, जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो वो जो आपको दिखता है ना कभी, वो बहुत शाइनिंग सा, और ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं उसको, जो आपको दिखेगा स्काई में बहुत शाइनिंग, शाइन करती है एक चीज ना, जैसे टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, दैट इज द ऑरोरा बोरियलिस। तो ये हमारी क्या थी, लेयर्स थी किसकी, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स थी। उसके बाद देखो क्या होता है, अब हर लेयर के बाद एक चीज होती है, पोज होता है। क्या होता है, कौन कौन सा पोज होता है? ट्रोपोस्फीयर के बाद कौन, ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में कौन सा पोज होता है? हाँ, ट्रोपोपोज। इस ट्रोपोपोज का मतलब क्या है, मीन्स क्या होता होगा इस लेयर में? मैम जो ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर को डिफरेंशिएट करता होगा। हाँ, डिफरेंशिएट करता है वो। देखो मैंने बोला था कि जैसे ट्रोपोस्फियर में हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेटोस्फियर में, अगेन मेसोस्फियर में डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पोज आता है, दैट इज द ट्रोपोपोज। इसमें क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर कैसा होता है, एक जैसा होता है, क्योंकि जब भी देखो ऊपर जाएंगे ना हम, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे फिजिकली जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ एकदम से चेंज हो गई लेयर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गैसेस प्रेजेंट है। ये तो हमने हाइपोथेटिकली बना दिया, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया आप लोग को, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली ऊपर जाओगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ दूर तक आपको क्या मिलेगा कि वहां पे क्या एकदम पॉज है, वहां पे कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं है, दैट इज द पोज। और ये हर उसके बाद होता है, लेयर के बाद ट्रोपोपोज हो गया, मीजोपोज, स्ट्रेटोपोज, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लेयर के बाद डिफरेंट डिफरेंट पोजेज आपको मिलेंगे। तो यहाँ से देखो आयनोस्फीयर किस चीज के लिए यूज होता है, रेडियो सिग्नल्स के लिए यूज होता है। मैग्नेटोस्फीयर में क्या है कि जो सैटेलाइट्स हमारी मूव करती हैं, तो इस तरीके से आपको हर एक लेयर का इंपोर्टेंस पता होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है, ऐसी क्या चीज है वहां पे कि उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम एटमॉस्फेयर को दो तरीके से और डिवाइड करते हैं, एक होता है हेटेरोस्फीयर, सुना है ये, एक होता है होमोस्फीयर। तो हेटेरोस्फीयर में देखो क्या होता है, एटमॉस्फेयर इज लेयर्ड बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। आप लोग ये साथ साथ नोट डाउन करते जाना, आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, उसके बाद है होमो। होमो और हेटेरो में पता ही आपको, होमो मीन्स एक जैसे, तो इसमें क्या होती है, होमोस्फीयर में हमारी कंपोजिशन ऑफ गैस कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, तो जो मैंने लेयर आपको यहाँ पे लास्ट बताई थी, तो उसका कौन सा पार्ट हम होमो बोलेंगे और कौन सा हेटेरो बोलेंगे, खा देते हैं एक बार। ठीक है, देखो अगर जो हमारी यहाँ तक आएगी थर्मोस्फीयर तक, ये वाला पार्ट होगा हमारा होमोस्फीयर, और इससे बाहर वाला पार्ट क्या होगा, हेटेरोस्फीयर।
ठीक है। उसके बाद देखो कि जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। उसके बाद एक टॉपिक दैट इज द हीट ट्रांसफर, सॉरी, ठीक है। कितने तरीके से हीट ट्रांसफर होता है? कंडक्शन सुना है, Yes, ma'am. कन्वेक्शन सुना है, कन्वेक्शन, Yes, ma'am. आफ्टर दैट एडवेक्शन एंड रेडिएशन। बताओ कंडक्शन कन्वेक्शन क्या होता है? देखो कंडक्शन का मतलब है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर। ठीक है। कन्वेक्शन का क्या है? एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय मूवमेंट। अभी मैं ये एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। उसके बाद है एडवेक्शन, हॉरिजॉन्टल डोमिनेंट मूवमेंट। एंड रेडिएशन होता है एनर्जी ट्रैवलिंग थ्रू एयर और स्पेस। देखो मैं एक एग्जांपल लूं। अगर ये कोई फ्लेम है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पैन रखा है, ओके, पैन को यहाँ पे हैंडल है, इसको मैंने हाथ से पकड़ा अगर, तो जो यहाँ पे जब भी हम पानी बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो जो यहाँ इस रेडिएशन से इसके पास जो हीट जाएगी दैट इज द रेडिएशन। जो फ्लेम से मेरे पैन को गर्म करेगा दैट इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर, करेक्ट। इसी तरीके से गर्म होता है ना, पहले बर्तन गर्म होगा ना, जो भी हम बर्तन यूज कर रहे हैं पहले वो गर्म होगा। उसके बाद क्या होता है, जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है, बॉयल होता है, उसके बाद ऊपर वाला बॉयल होता है, ठीक है। तो जो अंदर ही अंदर जो चीज हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज द कन्वेक्शन, ओके। और अगर जब ये इस हैंडल को मैं हाथ से टच करूंगी, ये हैंड है यहाँ पे, जो मेरे हाथ को जो गर्म लगेगा दैट इज द कंडक्शन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से जब एक मॉलिक्यूल, जैसे हमारा पानी यहाँ पे था, ठीक है, ये नीचे वाला मॉलिक्यूल गर्म हुआ पानी का, इसने दूसरे मॉलिक्यूल को किया तो क्या हुआ, वो कन्वेक्शन होता है यहाँ पे ना, ये रिवर्स कर लेना इसको, ये चीज है और ये चीज है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में भी ऐसे ही होता है, जो ऐसा बोलते हैं ना कि वहां से ठंडी हवा यहाँ तक आ रही है, तो किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन हो गया, कि एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, ठंडा कर रहा है, इस तरीके से। तो एक एग्जांपल था कि पैन जब गर्म हुआ रेडिएशन की वजह से या फ्लेम की वजह से, दैट इज द रेडिएशन टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। फिर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, दैट इज अ कन्वेक्शन। और फिर जब वो पैन को मैंने छुआ और मेरे को गर्म लगा, दैट इज द कंडक्शन। तो इस तरीके से होता है। एडवेक्शन होता है जब हॉरिजॉन्टल हमारी मूवमेंट ज्यादा हो, that is the advection type of this thing, heat transfer, okay। चलो अब आगे करते हैं हम। ओके, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, बताना, ठीक है। असर्शन रीजन का PYQ है, दैट इज द टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फियर increases with increase in altitude, करेक्ट। रीजन दिया है यहाँ पे, फोटो डिसोसिएशन,
of O2 in stratosphere makes the lab state पॉजिटिव। तो बताइए आप मुझे, असर्शन रीजन दोनों ठीक है, कौन सा इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये 4 ऑप्शंस तो आपको पता ही होंगे ना जो आंसर करने होते हैं। Yes, ma'am. हाँ, ये बताओ Correct. which one is correct? Ma'am, first is correct. Assertion is correct. And what about reason? Ma'am, reason is not correct. Okay, reason is not correct, but why it is incorrect? Ma'am, ये negative नहीं होना चाहिए था. हाँ ठीक है मारिया, बोथ आर नॉट करेक्ट। मैंने अभी बताया, देखो पहले ना मैं आपको बता देती हूँ असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपको, क्योंकि इनमें बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को ना। तो सबसे पहले तो ना आपको इनको दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली देखना है कि इंडिविजुअली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो वो तो फिर हमें कोई मतलब ही नहीं बनता उसका एक दूसरे के साथ कनेक्शन करने का। अगर दोनों ही ट्रू है तो उसके बाद आपको क्या करना है, दे बोथ आर ट्रू, तो उसके बाद आपको बिकॉज लगा के देखना है वेदर द रीजन इज करेक्ट फॉर द गिवन असर्शन। इस तरीके से अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फीयर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, ये मैंने अभी बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बट वो क्यों इंक्रीज होता है ये चीज मैंने आपको बताई थी। ओके और जब भी बेटा इंक्रीज होता है, व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव लैप्स रेट। Yes, ma'am. Okay, but here they have given that the lapse rate is positive in nature. Okay, तो हमारा रीजन यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ओके इसके बाद एक और क्वेश्चन बताओ मुझे। चलो मैं 2 स्टेटमेंट देती हूँ। स्टेटमेंट 1 इज ऑब्जेक्ट्स एट हाई टेम्परेचर emit higher amount of electromagnetic radiation ठीक है। स्टेटमेंट 2 है ऑब्जेक्ट्स विद हायर टेम्परेचर reach their maximum emissive intensity at longer wavelength। आप लोग पूछ लेना अगर राइटिंग ना समझ आए ना तो यू कैन आस्क मी। तो 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट, इफ और दे बोथ आर करेक्ट और दे बोथ आर इनकरेक्ट। ओके सो ऑब्जेक्ट्स एट हायर टेम्परेचर emit higher amount of electromagnetic radiation. Object with high temperature reach their maximum emissive intensity at longer wavelength. अभी मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ फॉर्मूले के साथ कि कैसे आपको बताना है एनर्जी एंड वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। Ma'am, reason is incorrect. No, they are 2 statements. Okay, they are not assertion reason. Okay, so statement 1 and statement 2, just give me the answer like this. Yeah, means statement 1 is correct, Diksha, or incorrect? नहीं आप सही बता रहे थे, बस आप वो रीजन गलत बोले। अब बताओ उस चीज को ना जो बता रहे थे आप। Ma'am, ma'am, I think statement 1 is correct, but 2 is not correct. Yeah, because 2 हमारी इनकरेक्ट है। देखो जो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा मीन्स एनर्जी ज्यादा है उसकी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स इज हायर टेम्परेचर emit higher amount of electromagnetic radiation. ओके ऑब्वियसली वो ज्यादा क्या होगी, ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है। बट ऑब्जेक्ट्स विद हायर एनर्जी और हायर टेम्परेचर दे रीच मैक्सिमम एमिसिव इंटेंसिटी एट लॉन्गर वेवलेंथ। नो, क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ये चीज मैंने आपको बताया था। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट।
ओके, और स्टेटमेंट 1 क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। चलो एक और क्वेश्चन बताओ मुझे लास्ट, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं आगे। सो द heat is distributed through a vertical mixing called, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हीट एक्सचेंज होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, तो उसको देखो वर्टिकल की बात की है, हॉरिजॉन्टल का मैंने अभी बताया था हॉरिजॉन्टल में क्या होता है। ओके चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो या पीवाईक्यूज को सॉल्व करो तो इस तरीके से सॉल्व करना है कि आपको 4 ऑप्शंस को देख के 4 टॉपिक समझ के उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। फोर्थ इज अ टर्बुलेंस। ओके बताओ कौन सा करेक्ट होगा। मैम कन्वेक्शन। ओके बाकी लोग भी बताइए, चैट में बताइए या अनम्यूट करके जल्दी से आंसर बताइए। शीतल क्लास में हो आप? यस मैम। ओके बताओ बेटा क्या आंसर होगा इसका। कन्वेक्शन। ओके एंड और कौन है क्लास में, मारिया? यस मैम कन्वेक्शन। ओके ठीक है, कन्वेक्शन इसका आंसर होगा ना, क्योंकि एडवेक्शन तो देखो हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग होता है हमारा। ओके एंड कन्वेक्शन क्या होता है, जब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वर्टिकल जो मिक्सिंग होती है दैट इज अ एडवेक्शन। ठीक है तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर। ओके चलो एक और क्वेश्चन बताओ मुझे फटाफट। अबाउट 97% ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक गैसेस या मास जिसको हम बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक मास इन द एटमॉस्फेयर lies up to an approximate height of 10 kilometer, 15 kilometer, these are the options। ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, ठीक है, 20 किलोमीटर एंड द फोर्थ वन इज द 30 किलोमीटर। क्योंकि देखो इसने क्यों पूछा है क्वेश्चन कि 97% हमारा एटमॉस्फेरिक मास किस हाइट तक होता है, क्योंकि नीचे हमारा क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ऊपर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो उस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर थिन होता है ऊपर की लेयर्स में। ठीक है तो मैं इसका आंसर मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज अभी हमने देखो 97% हमारा एटमॉस्फेरिक मास होता है अप टू 30 किलोमीटर, और 90% अगर पूछ ले तो वो होता है 20 किलोमीटर तक। ये चीज को नोट डाउन कर लो विद इन अ बॉक्स और स्टार लगा के, काफी इंपोर्टेंट चीज है ये। ठीक है उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात। ठीक है तो हाइड्रोस्फीयर में हमें क्या पढ़ना है कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। ओके तो बताओ मुझे कितना फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, टोटल जो भी वाटर प्रेजेंट है कितना फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर, अच्छा फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में क्या डिफरेंस होता है। सॉल्ट का कंटेंट। ओके
एग्जाम्पल बताओ मुझे कि क्या चीज होती है, फ्रेश वाटर में क्या चीजें आएंगी? मैम फ्रेश वाटर में आपका फ्री फ्लोइंग भी काउंट होता है और जो आइस की फॉर्म में है ट्रैप्ड वो भी काउंट होता है। और मेरीन में? मैम मरीन में होता है जो आपके ओशियंस में है। ठीक उसके है, not ओशियंस या सी हो गए, ठीक है, जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत हायर होता है, जिसको हम पीने ड्रिंक के लिए काम ही नहीं, मीन्स वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। फ्रेश वाटर होता है जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, आइस हो गया, ये सारी चीजें। तो जितना भी टोटल वाटर प्रेजेंट है 100% में से ओनली 3% इज अवेलेबल फॉर एज अ फ्रेश वाटर एंड 97 इज इन द फॉर्म ऑफ मेरीन वाटर। ओके, अब अगर हम बात करें देखो पूरे टोटल का इस 100% में से, तो मैं एक चीज लिखा देती हूँ, ओशियंस में कितना है हमारा टोटल का 97%, आइस कैप्स इन ग्लेशियर्स में कितना है, ये हमारा 2%। ओके, उसके बाद है डीप ग्राउंड वाटर की, अगर मैं बात करूं डीप ग्राउंड वाटर, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है, 0.38। शैलो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को मैं GW लिख रही हूँ, 0.30। एंड लेक्स में कितना होता है, 0.01। सॉइल मॉइस्चर 0.005। एटमॉस्फेयर में कितना होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जो वेपर की फॉर्म में होता है, ठीक है, गैस होती है ना वाटर वेपर। आफ्टर दैट रिवर्स में 0.0001। बायोस्फीयर मींस, बायोस्फीयर का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होता है पानी, ठीक है। तो देखो ये डिवीजन होता है। अब फ्रेश वाटर हमारे पास इतना कम है, तो इसीलिए हमें उसे बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। तो ये परसेंट क्या है कि इतना ही पानी हमारा क्या है, फ्रेश एज अ फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम किसी भी ओशन की अगर हम बात करें, मेरीन वाटर की बात करें, तो उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे हमने एटमॉस्फेयर का देखा है ना, तो इसी तरीके से हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें बेटा, ये है हमारा, यहाँ पे इंटरटाइडल जोन होता है पहले, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेरिक्टिक जोन, और फिर आता है ओशियनिक जोन। मैं ये सारी चीजें बताऊंगी अभी, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल अगर डिवीजन एग्जाम में पूछ ले, ओके, तो डिवीजन होता है हमारा इंटरटाइडल, नेरिक्टिक एंड ओशियनिक जोन, इसको हम बोलते हैं। तो देखो इंटरटाइडल क्या होता है, क्या होता है इंटरटाइडल, कहाँ किस साइड प्रेजेंट है, ये डीप वाटर की तरफ है कि शी शोर की तरफ प्रेजेंट है, shore। नियर टू द शोर, है ना। ओके, अब मुझे ये बताओ, जो भी अगर मान लो यहाँ पे रिवर वाटर है या ओशन, सॉरी सी वाटर है, ठीक है, और एक ये एरिया है, ओके, जब पानी एकदम शांत है तो यहाँ तक पानी है, ठीक है, और जब ज्यादा टाइड्स आती हैं तो यहाँ तक पानी जाता है। तो मुझे ये बताओ कि लो टाइड एरिया और हाई टाइड एरिया कौन सा होगा, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला, ये इंटरटाइडल जोन है, दिस इज द इंटरटाइडल जोन। आपको बताना है ये वाला एरिया लो टाइड एरिया है, ये वाला एरिया लो टाइड है, 1 लो टाइड एरिया है कि 2 लो टाइड एरिया, जस्ट टेल मी। 1 is low tide area. ओके, 2 इज हाई टाइड एरिया। Yes, शीतल, ma'am. अब बोल, ओके, अब बाकी लोग बताओ अपने, क्या तुम लोगों का बोलना है इस चीज को लेके। मैम 1 तो हाई होगा ना, बिकॉज फोर्सफुली वहां से टाइड ओरिजिन हो रहा है। नहीं, 1 क्या होता है, लो टाइड एरिया। देखो लो टाइड एरिया जब वाटर हमारा काम होता है, एकदम शांत होता है, तो यहाँ तक ही रहता है ना। हाई टाइड का मतलब है, ये आप याद रखना, क्योंकि ये जब हम वो पढ़ेंगे ना इंटरकोस्टल जोन वाला, ICZ वाला, उसमें एनवायरमेंटल जो लेजिस्लेशन में है ये पूरा, तो वहां पे भी ये चीज काम आएगी। तो ये होता है हमारा लो टाइड एरिया, जब
हमारा पानी एकदम शांत है, लो टाइड जिस एरिया को कवर करती है दैट इज अ लो टाइड। अब जब बहुत हाई टाइड आएंगे तो बहुत दूर तक पानी जाएगा ना। ओके, इस डायग्राम को अपने नोटबुक में ऐसे बना लेना, क्योंकि ये चीजें जब आप प्रिपेयर मीन्स लास्ट टाइम रिवाइज करने बैठते हो तो कंफ्यूज करती हैं बहुत। ठीक है, और दिस वन इज द हाई टाइड जोन। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है दैट इज अ इंटरटाइडल जोन। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड जोन जो था नेरेक्टिक जोन था। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट लाइज ओवर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, और यहाँ पे भी पानी क्या होता है? पानी होता है लेकिन पानी इतना ज्यादा डीप नहीं होता है, डीप नॉट डीप वाटर। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी खासी मिल जाती है, क्योंकि देखो एक बात बताओ, जितना हम नीचे जाते जाएंगे डीप वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑक्सीजन कम होगी। है ना, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। उसके बाद आता है हमारा ओशियनिक जोन। क्या होता है ओशियनिक जोन? अब जो हमारा ओशन के अंदर ओपन ओशन एरिया है दैट इज द ओशियनिक जोन। डेप्थ कैसी होगी वाटर की? बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, फीवर ऑर्गेनिजम्स, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सनलाइट बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये था हमारा, अगर हम हॉरिजॉन्टल किसकी बात करें, ओशन की जोन्स की। अब इसी तरीके से हम वर्टिकल देखेंगे, जैसे हमने वर्टिकल एटमॉस्फेयर में देखा था, वर्टिकल जोन्स ऑफ ओशन। ठीक है, तो मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना देती हूँ आप लोगों के लिए ना पहले। इसको ना बना लेना, आपको तभी समझ आएगा अगर आप इसको बना के रखोगे अपनी कॉपी में। देखो ये सबसे पहले हमारा 0, फिर ये है हमारा यहाँ तक है 200 किलोमीटर, उसके बाद आता है 3000 किलोमीटर, क्या? तो देखो ये वाला जोन कौन सा होगा हमारा, ये वाला, ये होगा इंटरटाइडल जोन। उसके बाद ये होगा हमारा यहां से लेके यहां तक, अगर हम बात करें दिस इज द नेरेक्टिक जोन। फिर यहां से लेके अगर मैं यहां तक बात करूं दिस इज द ओशियनिक जोन। है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा था उसी तरीके से है। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जो 200 तक हाइट होती है ये होता है हमारा फोर्टिक जोन। क्या होता है फोर्टिक जोन, कोई आइडिया आप लोगों को? जहाँ तक सनलाइट होती
है ना। फोटो का मतलब ही, जब भी हम साइंस में फोटो का मतलब देखते हैं तो दैट इज मीन्स सनलाइट, ठीक है। उसके बाद 200 से नीचे क्या होगा, एफोटिक जोन, ठीक है। और यही होता है हमारा एकदम जो बेंथिक एरिया, क्या होता है बेंथिक, Deep region. एकदम जो नीचे होता है ना। तो देखो फोटिक जोन की हाइट क्या होती है बताओ, 0 to 200 मीटर तक होती है ये, ठीक है। और यहाँ पे सनलाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। A40 क्या होती है, बिलो 200 मीटर, और यहाँ पे सनलाइट क्या होगी, कम होगी। और बेंथिक को हम बोलेंगे जो सी फ्लोर एरिया होता है, जहां पे ऑर्गेनिजम्स बहुत ही कम होंगे, दैट इज द बेंथिक जोन ऑफ द ओशन, ओके। अब देखो जो हम ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी देर से बात करें, ये क्या चीज होती है आप लोग को पता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये सारी चीजें पढ़ी हैं कभी, पढ़ी तो है आप लोगों ने, अगर एग्जाम दिया है ना तो पढ़ी तो है, लेकिन याद नहीं है। मैम पढ़ी तो है, हाँ। पढ़ी है ना, याद नहीं है ना, चलो कोई नहीं, अब याद रखना। तो ये होता है हमारा, इनको ना डायग्राम ही बना लेना बेटा, तभी आपको याद रहेगा ये चीज। ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर ये स्लोप वाला एरिया कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर ये हमारा कॉन्टिनेंटल राइज, ये ओशन फ्लोर है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, थोड़ा थोड़ा लिखते जाना इनके बारे में। seaward extension of the continent from the shoreline. कौन है, अब ये तो ऑनलाइन क्लास है, यहाँ क्या ठक ठक नॉक कर रहा है कोई, आवाज आ रही है आप लोगों को भी ना। देखो जो हमारा सी फ्लोर होता है, तो अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था ना एक, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट वाला, अगर आप लोग को याद है। तो ये कॉन्टिनेंटल जो हमारी जो प्लेट्स होती है उसकी वजह से सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, सारी चीज होती है। तो वही है कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, सीवर्ड एक्सटेंशन, सी की तरफ एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द शोर लाइन, शोर लाइन की तरफ से सी की तरफ जो हमारा जो कॉन्टिनेंट्स की एक्सटेंशन होते हैं, दैट इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इसकी कितनी डेप्थ होती है, अप टू 200, इनकी डेप्थ आपको याद रखनी है, ठीक है। और विड्थ कितनी होती है, 300 किलोमीटर, ओके। एंगल भी याद रखना है, एंगल ऑफ स्लोप कितना होता है, 1 डिग्री। एंड दीज आर द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड, ये इसकी इंपोर्टेंस आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर। इसकी डेप्थ कितनी होती है, डेप्थ लिख लो पहले, ऑफ 200 to 3000 मीटर। कैनाइन्स एंड ट्रेंचेस, समझते हो, कैनाइन्स एंड ट्रेंच, देखो इस तरीके के ऐसे ऐसे इस तरह से होते हैं। ये सारी चीजें कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है।
मैम ये क्या लिखा है? कैनाइन एंड ट्रेंचेस, ट्रेंचेस होते हैं ना। यस मैम, मैम पहले ये समझ में आया, कैनाइन। क्या बोल रहे हो? मैम ये लिखा है ना CANY, ON कैनाइन। ओके मैम, एंड ट्रेंचेस, ठीक है, इस तरीके से होते हैं जो। ओके। ठीक है, उसके बाद है बेटा कॉन्टिनेंटल राइज, एक चीज आती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है थर्ड, ये कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये क्या, एरिया ऑफ जेंटल स्लोप। इसकी विड्थ लिख लो कितनी होती है, विड्थ इज 320 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है अबाइसल प्लेन्स जिसको हम बोलते हैं। where the continental slope, where the continental rise ends, deep sea plain begin, covering 2/3 of the ocean floor। उसको हम बोलते हैं अबाइसल प्लेन्स। इनकी डेप्थ होती है, डेप्थ लिख लो, ऑफ 3000 to 6000 मीटर। एक होता है बेटा अबाइसल हिल्स होता है, और एक होता है सी माउंट। क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में? हाइट बताओ मुझे। सी माउंट ये लेस देन क्या होगी, 1 किलोमीटर होगी, और ये मोर देन 1 किलोमीटर होगी, किलोमीटर, यस मैम। है ना। यहां से भी एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, काफी पहले आया था, अभी तो नहीं। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे जो मेरीन वाटर बॉडीज है उनके स्ट्रक्चर की बात हमने की। अब हम बात करते हैं उसकी कंपोजिशन की। जैसे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, दैट देयर आर डिफरेंट लेयर्स, उसकी कंपोजिशन की, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है, सेम एज हम पढ़ेंगे। अब हाइड्रोस्फीयर का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, तो अब हमें पढ़ना है कि हाइड्रोस्फीयर में कंपोजिशन क्या होती है, क्या चीज होती है ओशन में। सॉल्ट्स होते हैं, कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे? सोडियम, सोडियम, बताओ। क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, फिर मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम, and then some minor salts। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है, दिस इज द सीरीज। ओके, ये ओशंस की बात है। अगर बेटा मैं रिवर्स की बात करूं तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी? कार्बोनेट्स आएंगे सबसे पहले, फिर कैल्शियम आएगा, फिर सल्फेट, देन क्लोराइड, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम। रिमेंबर दिस सीरीज। सीरीज से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जियो साइंस में से जो बोवन सीरीज वाला क्वेश्चन आया था, वो भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ये ओशन के हमने सॉल्ट्स की बात की है, क्या क्या सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
चलें आगे। तो देखो मैंने बताया था आपको कि जो हाइड्रोस्फीयर में क्या होंगे, हमारे ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, ये सारी चीज। तो लेक का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। अभी मैंने ओशन का बताया था, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह ये सारे ओशन में होते हैं, लेक्स में तो नहीं होता, लेक तो बहुत छोटी होती है। तो लेक का जो डिवीजन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अच्छा, स्टडी ऑफ लेक्स को क्या बोलते हैं? Limnology. है ना, लिम्नोलॉजी। चलो मुझे बताओ कि क्या क्या इसके अंदर वो होते हैं। लिटोरल जोन होता है, Yes, ma'am. लिम्नेटिक होता है, Profundal. और Profundal. प्रोफंडल। ओके। लिटोरल कौन सा होता है? जो हमारा शोर एरिया वाला एरिया होता है ना। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये लिटोरल जोन है। उसके बाद होता है हमारा लिम्नेटिक, और फिर होता है प्रोफंडल। जो प्रोफंडल कौन सा होता है? बेंथिक एरिया जो होता है, ठीक है। अच्छा बताओ कि लेक्स को हम कितने उसमें डिवाइड, कितनी तरह की लेक्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी? Ma'am, oligo. यस करेक्ट, ओलिको। Ma'am, mesotrophic. यस मेसोट्रोपिक, गुड। बताओ बताओ, सही बता रहे हो। देन यूट्रोपिक, Eutrophic. एंड देन डिस्ट्रोफिक। Dystrophic. Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? ओलिगो कैसी ले होती है हमारी लेक? Ma'am, less productive. लेस प्रोडक्टिव, क्यों? बिकॉज न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या है हमारे? लेस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। इसको हम यंग लेक भी बोल सकते हैं ना। Yes, ma'am. आफ्टर दैट मेसोट्रॉफिक कैसी होती है? इंटरमीडिएट बिटवीन ओलिगो एंड, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, दीज आर द इंटरमीडिएट बिटवीन ओलिगो एंड यूट्रोफिक, ठीक है। क्योंकि देखो ओलिगो क्या होती है, यंग लेक मैंने क्यों बोला, एकदम क्लियर वाटर होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे मतलब ये है बेटा, कोई भी पॉल्यूटेंट अगर हम डालते हैं, दैट एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द रिवर बॉडी, ठीक है। ओके, यूट्रोफिक, यूट्रोफिक क्या होता है? जहां पे हमारी हाई प्रोडक्टिविटी होती है, हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यूट्रोफिकेशन सुना है ना? यूट्रोफिकेशन Yes, Yes, ma'am. किस वजह से होता है यूट्रोफिकेशन? कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यूट्रोफिकेशन के लिए? nitrogen and phosphorus. NPK, ma'am. Nitrogen, phosphorus. देखो, जब भी कोई क्वेश्चन तुमसे पूछे, एग्जाम की छोड़ो, उसके बाद तुम्हें इंटरव्यू भी फेस करने हैं, तो पूछे तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स, ठीक है। क्योंकि देखो नाइट्रोजन के तो बहुत सारे वो बन सकते हैं ना, ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, बट दिस आर द नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जो बेसिकली क्या कॉज करते हैं? यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन मीन्स हाई न्यूट्रिएंट्स का हो जाना, ठीक है। अब मैं नाइट्रेट और फॉस्फेट क्यों बोला मैंने? देखो हम डालते तो क्या है अपने फर्टिलाइजर एनपीके, जैसे बताया तुम लोगों ने, ठीक है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है इसके अंदर। बट आप अच्छा ये बताओ कि प्लांट कौन सी फॉर्म में अपटेक करते हैं नाइट्रोजन? Nitrate form में. तो वो नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज हो जाता है इसके अंदर। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ेंगे, तो ये नाइट्रेट फ्लश आउट होके हमारी लेक्स के अंदर चला जाता है। दैट इज अ मेजर कॉज फॉर द यूट्रोफिकेशन। और सिमिलरली फॉस्फोरस का भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना कि क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, भले एग्जाम में ना आए, लेकिन आपको अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू आल्सो, ठीक है। तो डिस्ट्रॉफिक लेक्स कौन सी होती है? मैम जिसमें पुअर है ऑक्सीजन ना, हो। एकदम ब्राउन कलर का वाटर हो जाता है ना। Yes, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल किस में कम होगा? यूट्रोफिक में भी कम होगा, yes, ma'am. ओके।
जैसे क्या रीजन है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है यूट्रोफिकेशन में? देखो माइक्रोबियल एक्टिविटी मैम ज्यादा होगी अगर हायर। देखो न्यूट्रिएंट्स अगर ज्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी एंड व्हाट दे विल डू, दे विल डिप्लीट द डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन बोलते हैं ना उसको, जो प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर ऑक्सीजन, ठीक है। और इस वो तो डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी। इस डिमांड को क्या बोलते हैं, जो दैट इज रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। बीओडी, ठीक है, उसको हम बीओडी बोलते हैं। मींस अगर हमारा बीओडी ज्यादा है तो इट इंडिकेट्स दैट कि वहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या है, ज्यादा है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है, कम है। ओके अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था दैट थर्मल पॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट होता है, वाटर से, टेम्परेचर से? टेम्परेचर से। ओके चलो सब लोग बताओ मुझे किस चीज से रिलेटेड होता है थर्मल पॉल्यूशन, एंड व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन? मैम वैसे तो वाटर से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, देखो वाटर इसका आंसर था। बहुत बच्चे टेम्परेचर ही लगा के आए थे क्योंकि थर्मल से उनको समझ आता है कि हाँ जो बिजली बनती है ना दैट इज अ थर्मल, बट देखो ये वाटर से रिलेटेड होता है। इसका करेक्ट आंसर था दैट इज रिलेटेड टू वाटर। आई थिंक ये फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया था। देखो बेटे थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है, दैट इज द पॉल्यूशन रिलेटेड टू द वाटर बॉडी। मान लो कोई भी इंडस्ट्री है हमारी, तो जब वहां पे मशीन्स चलती हैं तो क्या करते हैं, उसकी कूलिंग के लिए वाटर यूज करते हैं। वो कूलिंग के लिए अगर हम पानी डालेंगे किसी मशीन पे, अल्टीमेटली उस पानी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर उस पानी को जब वो फ्लश आउट करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे किसी भी रिवर बॉडी में या लेक में, तो अल्टीमेटली इस लेक का पानी का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड रिमेंबर दिस थिंग, व्हेनेवर देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मीन्स दे विल बी मोर एक्टिव, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो ज्यादा एक्टिविटी शो करेंगे एंड दे विल रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे वो, डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे, दैट इज द, और वो पानी हमारा क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड, क्योंकि जिस पानी में ऑक्सीजन ही नहीं है दैट इज द पॉल्यूटेड वाटर। ओके मैम इसमें वाटर आएगा, टेम्परेचर नहीं आएगा क्योंकि नहीं, वाटर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं होता ये, ठीक है। टेम्परेचर तो इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर एक पार्ट है बस, ठीक है। ओके मैम। वो इसका पार्ट है, बट ये रिलेटेड वाटर से ही, वाटर का ही एक तरीके का पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन। ओके चलो अब उसके बाद आपने सुना होगा लेक स्ट्रैटिफिकेशन। हाइड्रोस्फीयर की जैसे बात चल रही है तो लेक स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है ये बताओ मुझे। मैम चेंज इन टेम्परेचर। ओके स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब लेयरिंग होता है ना, स्ट्रैटा, हाँ है ना। अभी मैं बस स्ट्रैटिफिकेशन पूछ रही हूँ, दैट इज द लेयर। तो अगर लेक में लेयर्स बन गई हैं किस वजह से, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, दैट इज द लेक स्ट्रैटिफिकेशन। ओके तीन तरह की लेयर बन जाती है, एपिलिमियन, मेटालिमियन एंड हाइपोलिमियन। मेटालिमियन और थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं इसको। ओके देखो स्ट्रैटिफिकेशन में क्या बता, यहाँ पे मान लो कोई भी लेक है, ठीक है, अगर समर्स का टाइम है तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये जो ऊपर वाली लेयर है एपिलिमियन, इसका टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसका टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, है ना। कभी हाथ डाल के भी देखो या कोई स्विमिंग करते हैं तो उनको ये चीज फील होती है, स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेक स्ट्रैटिफिकेशन। ओके अब अगर मान लो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होगा, विंटर्स आएंगी जैसे जैसे, तो ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, कम। ठीक है।
तो जो अब ये क्या हो गई, कोल्ड होना स्टार्ट हो गई, और कोई भी कोल्ड चीज होती है तो उसकी डेंसिटी वो भारी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डेंसिटी उसकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वो ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी, और जो नीचे वाली लेयर है, जो गर्म लेयर है, वार्म पानी था जो, वो हल्का हो जाएगा और वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द टर्न ओवर। इस तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन टूट जाता है, ठीक है। या फिर और क्या तरीके हो सकता है, मान लो बहुत तेज हवा चली है तो ये ऊपर वाली लेयर हिल जाएगी और ये पानी क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन ब्रेक हो जाता है। अदरवाइज लेक हमारी क्या हो जाते हैं, स्ट्रैटिफाइड हो जाते हैं मोस्टली समर्स में, कि ऊपर वाला टेम्परेचर क्या होगा हमारा, ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इट मीन्स उसकी डेंसिटी भी क्या है, कम है, ठीक है। क्योंकि उससे पहले देखो मैं कुछ बातें बताती हूँ आपको। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के पास ना बहुत सारी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, क्योंकि देखो सुना होगा ना आप लोगों ने भी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा, क्योंकि उसके वो किसी में भी मिक्स हो जाता है ना। तो क्या उसके अंदर ऐसा होता है, क्या क्या चीजें होती है, एक तो बेटा देखो बाइपोलर नेचर होता है उसका, होता है ना, H2O मॉलिक्यूल है, O H एंड H, इस तरीके से होता है, ठीक है। दूसरा कोई मॉलिक्यूल या कुछ भी आएगा तो ये पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो किसी पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव वाला बाइंड हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका बाइपोलर नेचर देख रहे हो ना, पॉजिटिव एंड भी इसके अंदर और नेगेटिव एंड भी है, ठीक है, ठीक है बेटा। एक होता है इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये भी इसका अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, दैट इज 105 डिग्री सेल्सियस होता है ये वाला, ठीक है। इसीलिए जब मैं एयर पॉल्यूशन आपको पढ़ाऊंगी तो वहां पे देखेंगे कि जो वाटर वेपर होती है वो बहुत अलग अलग तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ इस एंगल की वजह से। 105 डिग्री सेल्सियस का बॉन्ड एंगल होता है जो कि ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है बिकॉज। अच्छा, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है क्या? यस मैम। है ना, बट इसका लाइफ टाइम कितना होता है मैम 9 days। वाटर वेपर? नो मैम, सेकेंड्स में होता सेकंड्स। है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है ये बनती है और विद इन अ सेकेंड ये रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। इसलिए ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन उसको इतना ज्यादा काउंट नहीं करते हम, ठीक है। फिर देखो और अनयूजुअल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, बताओ। ये बॉन्ड एंगल, ये बाइपोलर नेचर की वजह से इसके अंदर क्या होता है, एडेसिव नेचर भी होता है ना, कि ये किसी भी सरफेस पे जाके, तुम किसी भी सरफेस पे पानी डालो गीला हो जाता है ना वो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बाइपोलर नेचर, कि वो एकदम से जाके उसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। ओके, अगेन डेंसिटी। ओके, बताओ कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे होती है? आइडिया कोई? -4 डिग्री सेल्सियस। नॉट माइनस, इट इज 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, रिमेम्बर दिस थिंग। अगर इससे नीचे टेम्परेचर, मान लो ये 4 डिग्री सेल्सियस मैं बोल रही हूँ, ये मैंने कोई स्केल बनाया है यहाँ पे, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3 2 1 -1 -2, इधर मैं जाऊं 5 6 7 8, मैं इधर जाऊंगी तो भी डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इधर जाऊंगी तो भी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। दैट इज द रीजन कि जो हमारी आईज है वो फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, करती है ना फ्लोट। यस बच्चे? यस मैम। है ना, तो यही रीजन है उसका। कोई भी आपसे पूछे व्हाई आइज इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, नहीं तो वो डूब जाना चाहिए, हमें देखने में तो भारी लगती है, बट उसका टेम्परेचर क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इसीलिए वो आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टीज थी। तो ये हाइड्रोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हाइड्रोस्फीयर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम देखेंगे लिथोस्फीयर। मैम 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की, तो फिर वाटर फ्लोट कैसे करेगा, क्योंकि वो डेंस ज्यादा, तो डूब नहीं जाएगी। नहीं, आइज
हाँ बट आइस का टेम्परेचर तो 4 से कम होता है ना, बहुत ठंडी होता है ना, तो माइनस में होता है। मैंने बताया कि 4 से नीचे होगा तो भी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम है तो फ्लोट करेगी ना, वो कम है डेंसिटी। 4 पे मैक्सिमम होती है, ठीक है मैम। हाँ ठीक है, सोचो इसको थोड़ा सा ना। मैम स्ट्रैटिफिकेशन बता दो एक बार। लेक स्ट्रैटिफिकेशन, ओके। हाँ था स्ट्रैटिफिकेशन। देखो स्ट्रैटिफिकेशन होता है जब लेक में लेयर्स बन जाती है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, अगर मैं समर की बात करूं, ऊपर वाला पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यस मैम। अब टेम्परेचर जिस चीज का भी ज्यादा है तो इट मीन्स उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, वो हल्का हो गया तो वो इसलिए ऊपर है। हाँ जी। फिर जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो क्या है, कोल्ड है, क्योंकि वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच रही है ना। तो जिसका टेम्परेचर कम है उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए वो नीचे है। तो दैट इज और जो बीच वाला है वहां पे क्या है, जैसे मेटालिमियन, वहां पे टेम्परेचर एक जैसा है, वहां पे एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा आपको। आप जब बहुत स्विम करोगे और नीचे की लेयर में जाओगे तो आपको देखोगे ऊपर का पानी, ये तो मतलब यूजुअल सी बात है, जो हमारे ऊपर टैंकी होती है तो उसमें भी जब पानी आता है, हम टैप ओपन करते हैं तो पहले कैसा पानी आता है, गर्म पानी निकलता है ना, थोड़ी देर हम खोल के छोड़ देते हैं तो ठंडा पानी आना स्टार्ट हो जाता है ना। यस मैम। क्योंकि वो आउटर सरफेस की वजह से क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट इज द स्ट्रैटिफिकेशन। ऐसे जब स्ट्रैटिफाइड होती है ना लेयर तो उसकी मिक्सिंग नहीं होती। ड्यूरिंग स्ट्रैटिफिकेशन देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ वाटर। ओके मैम। तो स्ट्रैटिफिकेशन अच्छा नहीं है वाटर के लिए। देखो अगर वाटर मिक्स नहीं करेगा तो ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं होगी। तभी हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम्हारा बॉटल में या ग्लास में बहुत देर से पानी रखा है तो आपको एक बार उसको हिला के तब पीना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा टर्बुलेंस होगा उसके अंदर तो उतनी ज्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होगी। इसीलिए रिवर्स के अंदर क्या होते हैं, रिवर्स के अंदर सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो करती रहती है। अगर आप देखो हम रिवर्स में कितना कूड़ा डालते हैं ना, कितना पॉल्यूशन डालते हैं उसके अंदर, बट स्टिल आप देखोगे कई जगह पे कितना प्योर पानी होता है उसका, होता है ना। यस मैम। तो दैट इज द रीजन दैट दे हैव सेल्फ प्यूरिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर टर्बुलेंस है। वही आप एक कोई भी पॉन्ड ले लो जो कि स्टैटिक इन नेचर है, उसके अंदर आप कोई भी कूड़ा डालते रहो तो क्या वो प्योर हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, नहीं होगा ना। यस मैम। ठीक है, मैम उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, डेंसिटी ऑफ वाटर, प्लीज एक बार फिर से। ओके कोई नहीं, होती है उसमें कंफ्यूजन ना। मैं यहाँ पे एक बार आपको क्लियर सा डायग्राम बना देती हूँ। देखो सबसे पहले है ना, आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है इसकी, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। -4 नहीं, 4। अब मैं यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस बना दिया मैंने, इधर क्या होगा 5 6 7 8, ये मैं समझाने के लिए बना रही हूँ आपको, ठीक है। इधर होगा 3 2 1 -1 -2 -3। अब देखो मैंने बोला कि मैक्सिमम डेंसिटी, जिस भी चीज की डेंसिटी मतलब पानी की अगर 4 डिग्री सेल्सियस होगी तो वो नीचे को डूब जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला आइस, आइस का टेम्परेचर तो बेटा माइनस में होता है ना। शीतल कहाँ गई? यस मैम, यस। बेटा जो जिसका क्वेरी होता है ना वो बोलते रहा करो साथ साथ कि हाँ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। यस मैम, म्यूट किया था तो। हाँ ना, म्यूट मत करो अभी 2 मिनट, ठीक है। तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैंने बोला, अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैम 4 डिग्री सेल्सियस पे तो बहुत ठंडा होता है, यही दिमाग में चल रहा है ना। यस तो उस चीज को देखो कि माइनस तो उससे भी ज्यादा ठंडा होता है ना। यस मैम। तो जो हमारी आइज होती है, जो बर्फ होती है, उसका माइनस में टेम्परेचर होता है। और मैंने बोला कि भले ही 3 की बात कर लो, 2 1 -1, इनकी डेंसिटी हमेशा कम होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होगी। तुम कम कर लो या इससे ज्यादा कर लो, डेंसिटी कम ही रहेगी। ओके ओके मैम। ठीक है, बस ये याद रखना कि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। और किसी की अगर किसी भी लिक्विड की अगर डेंसिटी 5 है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, यस है ना, इस तरीके से। अब डेंसिटी कम है तभी तो वो फ्लोट करेगा ना बेटा, अगर वो हल्का है तभी तो फ्लोट करेगा ना।
यस मैम, वही पूछना था कि डेंसिटी अगर कम होगी तभी फ्लोट करेगा, अगर ज्यादा होगी फ्लोट करता है। हाँ, इसको लिख भी लो, बोलो डेंसिटी अगर कम है मीन्स हल्का है वो, हिंदी में लिख लो बोले, कोई बात नहीं। अपना बेटा नोट्स जब भी बनाओ ना तो अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ चीजों को, तुम्हें लास्ट में अपनी ही लैंग्वेज समझ आएगी। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इट मीन्स हैवी इन नेचर। ठीक है, तो जो हैवी चीज है वो तो नीचे ही रहेगी, हल्की Yes, चीज है तो वो ऊपर रहेगी। अब तुम्हें आइस का अगर हम सोचे तो हमें ऐसा लगता है ना यार आइस तो भारी हो गई एज कम्पेयर टू पानी, है ना? यस मैम, लग तो यही रहा है ना, मैं देखने से मैं समझ गई आपको क्या कंफ्यूजन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सोचो कि मैम क्या बोल रही हैं। कि आइस हमें लग रही है वो, लेकिन उसकी डेंसिटी कम है, इसीलिए वो ऊपर फ्लोट कर पा रही है। ठीक है, इसको भले ही क्लास के बाद एक बार सोचना, ठीक है? यस मैम, मैं हो गया क्लियर। हाँ, हम किसी भी जनरल इंसान से पूछेंगे ना तो ये कहेगा अरे आइस तो भारी होती है। यस मैम, मैम यही कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ, हमें ना समझ गई तुम्हारी बात, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा, चलो अब चलते हैं हम अपने इस पे लिथोस्फीयर का स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है आप लोगों को? कोई भी क्वेरी हो तो साथ साथ पूछ लेना। यस मैम। एक सेकेंड रुक जाओ। क्या होता है लिथोस्फीयर? कौन सा पार्ट होता है हमारे बायोस्फीयर का? अर्थ का कौन सा पार्ट होता है लिथोस्फीयर? जैसे एटमॉस्फेयर होता है एयर वाला पार्ट, हाइड्रोस्फीयर होता है वाटर, एंड लिथोस्फीयर इज जो लैंड एरिया या रॉक की सरफेस जो होता है ना, रॉक से कवर होता है जो। तो अब हम हार्ड स्ट्रक्चर की अगर बात करें, हार्ड जो चीज है, क्योंकि अर्थ में हमने एटमॉस्फेयर की बात कर ली, हाइड्रोस्फीयर की बात कर ली, तो कौन कौन सी लेयर होती है लिथोस्फीयर में? क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में सुना है? यस मैम। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से डायग्राम होता है। क्रस्ट हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है अगर हम अर्थ के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो क्रस्ट वो वाला पार्ट है जहां पे हम रॉक्स वगैरह दिखते हैं ना हमें, वो वाला क्रस्ट वाला पार्ट है। ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये हो गया हमारा मेंटल, और ये हो गया हमारा कोर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है? 0 to 100 किलोमीटर। मेंटल होता है हमारा 0 to 100 to 2900 किलोमीटर, और ये होता है हमारा 2900 किलोमीटर टू 6378 किलोमीटर। तो ये हमारी लेयर्स होती हैं अर्थ की, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। तो लिथोस्फीयर में हम क्या चीज को लेते हैं देखो। अच्छा, जो हमारा कोर होता है वो लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है? मैम बोथ। है ना? तो और क्रस्ट हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। जो रॉक्स होती है ना जहाँ पे, वो क्रस्ट के अंदर होती है, जो लिथोस्फीयर की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, दैट इज द सॉलिड आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। देखो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा लिथोस्फीयर, ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, फिर हमारे मेंटल के अंदर एक लेयर आती है, दैट इज द एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, क्या होती है एस्थेनोस्फीयर? ठीक
ठीक है, जो विस्कस होते इन नेचर होते हैं, थोड़ी सी लिक्विड ही होती है। विस्कस समझते हो ना, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा जो लिक्विड होता है, दैट इज द विस्कस इन नेचर। ठीक है, यस। अब देखो क्रस्ट में भी तो दो तरह की होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है हमारी ओशियनिक क्रस्ट होती है, सुना है? कॉन्टिनेंटल ma'am. क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। क्या होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? मैम जो जिसके जो कॉन्टिनेंट पे होती है हाँ जिसके अंदर और हमारी दूसरी जो ठीक है, इसके प्लेन अंदर देखो क्या होता है, हमारा ग्रेनाइटिक रॉक होता है। ग्रेनाइटिक रॉक किससे बनी होती है? सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ये चीज याद रखना, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है ये। ठीक है, ये ओल्डर होती है। सिमिलरली अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो ये किसकी बनी होती है हमारी? आयरन एंड मैग्नीशियम की। ये थिक होती है हमारी जो होती है, और ये होती है हमारी थिन। ये यंगर इन नेचर होती है। ठीक है, और बेसाल्टिक इन नेचर होती है। ये प्रॉपर्टीज लिख लेना बेटे इनकी ना। ठीक है बच्चे, तो देखो एक और चीज, एक सीरीज में लिखवाऊंगी कि कौन, क्योंकि रॉक्स के अंदर क्या होते हैं हमारे? एलिमेंट्स होते हैं ना, मिनरल्स, एलिमेंट्स, ये सारी चीजें मिलती है ना। तो आपको सीरीज याद रखनी है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये सीरीज को याद रखना है सच। और अगर हम होल अर्थ की बात करें, ये जैसे मैं लिख रही हूँ आपको ऐसे ही लिखनी है लाइनें। आयरन, हाँ बताओ। निकेल, और सल्फर, है ना? पोटेशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को लिख लेना ध्यान से। ये ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज किए भी होंगे तो आप लोग को पता होगा ये चीज। डन। तो ये हमारा हो गई किसकी बात? क्रस्ट की बात। जो अपर मोस्ट हमारी लेयर थी उसके बारे में हमने बात की क्रस्ट में। उसके बाद कौन सी लेयर है? मेंटल। मेंटल कितने तरह की होती है? अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल होती है। जैसे हमने क्रस्ट देखा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और ओशियनिक क्रस्ट होती है। दोनों की आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कौन सा एलिमेंट कौन सी किस चीज की, कौन सी रॉक्स टाइप ऑफ रॉक की बनी होती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में और हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो फिर वहां पे ये तो लगता है कि पढ़ा हुआ था, लेकिन वो चीज को हमने बहुत ध्यान से नहीं देखा, तो इस वजह से फिर कंफ्यूजन होता है। तो अब हम बात करते हैं मेंटल की। ठीक है, इट मेंटल रिप्रेजेंट द 68% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। टोटल अर्थ का मास जो है 68% कहाँ पे है? मेंटल में है। ठीक है, अब देखो अपर मेंटल किसको बोलते हैं हम? जो इसकी डेप्थ कितनी है? 400 किलोमीटर तक है। और ये किस चीज की बनी है अपर मेंटल? ऑलिविन एंड पायरोक्सिन। ठीक है,
उसके बाद आती है बेटा हमारी कोर, जिसको हम बोलते हैं। कोर के अंदर क्या, 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। कोर के अंदर क्या होता है हमारा, आयरन होता है, बट लेस अमाउंट ऑफ निकल। आउटर कोर किस चीज का बना होता है, मेनली आयरन। किस चीज को याद रखना, नाइफ, निकल एंड आयरन का बना होता है, लेकिन ज्यादा क्या चीज प्रेजेंट होती है, आयरन। और जो इनर कोर होता है वो प्योर आयरन का होता है। ठीक है। उसके बाद मैं एक और सीरीज वाली चीज आपको लिखवा देती हूँ कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है क्रस्ट मेंटल कोर में से, और किसकी डेंसिटी कम होती है। मैम आउटर कोर और इनर कोर का बताना एक बार से। देखो आउटर कोर जो होती है हमारी, वो क्या होती है, लिक्विड इन नेचर होती है। ठीक है। और मेनली किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। नाइफ मैंने ये जो लिखा है ना, ये निकल और आयरन के लिए लिखा है। ठीक है। इसके अंदर निकल भी होता है आउटर कोर के लिए, आउटर कोर में, लेकिन इनर कोर में खाली प्योर आयरन होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड। ठीक है। ओके मैम। उसके बाद देखो हम डेंसिटी की अगर बात करें, ऐसे लिख लो, डेंसिटी विद डेप्थ। ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी होती है, इनर कोर की। अगेन देखो बेटा यहाँ पे वही बात है कि डेंसिटी है तभी वो अंदर है ना, नीचे है एकदम। समझ आई ये बात। डन। अब देखो बेटा यहाँ पे ना कुछ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं अर्थ के अंदर। तो सबसे पहले ये चीज आप याद रखना, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, बताओ किसके बीच में होती है कोनार्ड। क्रस्ट और मेंटल के बीच। ओके, बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट बेटा। ठीक है। इस चीज को याद रखना कि क्रस्ट के बीच में ही होती है। क्रस्ट दो तरह की है, अपर एंड लोअर क्रस्ट, उसके बीच में होती है। उसके बाद होती है हमारी मोहोवॉरिक, ये किसके बीच में होती है, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। इस चीज को बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना, कंफ्यूजन रहता है इसमें, अपर मेंटल। उसके बाद है रेपिटी, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल। करेक्ट। गटनबर्ग, मेंटल एंड कोर। लीहमैन, आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके, कल इसी टाइम पे मिलेंगे। तो जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करना, और कोई भी आप लोग का क्वेरी हो तो क्लास में हम डिस्कस करेंगे।